जैसे कि हर फील्ड में ही है कि ग्रो करने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ती है। एस्ट्रोलॉजी एक समुंदर है। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर कोई कहे कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ, वैसे तो किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि मैं एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो उसको कहना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर आप शास्त्रों में जाए ना, तो बृहस्पति ग्रह जो हैं वो अपना जो एक चक्कर है वो 12 से 13 साल में पूरा करते हैं आपकी कुंडली में। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कहता भी है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो कम से कम उससे 12 से 13 साल का उसका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही उसको कहना चाहिए कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। फेम एंड रिच अगर हमें बनना हो, हाँ बिल्कुल हेल्प करता है। वास्तु तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बल्कि वास्तु में क्या है, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 12-14 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। महाकुंभ जो आजकल चल रहा है, जैसे 12 साल के बाद, हर 12 साल के बाद कुंभ आता है, तो 12 कुंभ होते हैं, तो महाकुंभ आता है 144 साल के बाद। अभी तो हम न्यूज में सुन रहे हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वहां जाके अगर देखा जाए तो वो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, उसका एक प्राचीन जो रूप है वो वहां जाकर हमें देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बातें दिल की। और आज का एपिसोड बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है एक पावर कपल जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बहुत नाम कमा रहा है एंड अमृतसर में ही ये पिछले 70 वर्षों से एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। सो प्लीज़ वेलकम रोहित सर एंड हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड जी, ऑल गुड। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर मैम पहले तो मैनी कंग्रेचुलेशंस कि जो आपको रिसेंट रिकॉर्ड मिला है, अवार्ड मिला है फर्स्ट जैन को। पहले तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे एंड इतना इतिहास जुड़ा हुआ है आपकी फैमिली के साथ, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे एंड ट्राई करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या को थोड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें हमारी ऑडियंस को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत हाथों में अगर आप पड़ जाएं तो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि वैसे ही बंदा डर जाता है। तो ट्राई करेंगे कि इजी वे में आज थोड़ा उन्हें एक्सप्लेन कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं सर। पहले तो 70 साल का जैसे मैंने बताया कि इतिहास है आपका, तो थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, माय ग्रैंडफादर स्टार्टेड दिस जर्नी। तो उन्होंने जो शुरू किया था 1956 में, तो ऑलमोस्ट 70 साल हो गया हमारी फैमिली में। तो माय ग्रैंडफादर लेट पंडित मदन लाल जोशी, ही स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी विद रेड बुक, जिसको हम सारे लाल किताब के नाम से जानते हैं। जो लाल किताब वैसे काफ़ी पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में, अब तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ही हो गई है। तो देन इस लेगेसी को आगे बढ़ाया माय फादर लेट पंडित श्यामलाल जोशी जी, और हम दोनों ने शुरू किया 2000 में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 70 साल तो हो गए हैं नाउ। थर्ड जनरेशन सर्विंग इन एस्ट्रोलॉजी एंड बट नाउ वी एडेड मैनी मोर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द रेड बुक। लाल किताब के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं। और आपने जो बात की है उसी के लिए अभी हमें रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें हम दोनों मतलब अंडर वन रूफ जो अकल्ट साइंसेस है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, रेकी है, वास्तु है, और काफ़ी सब्जेक्ट हैं, तो नॉमिनेटेड फॉर द 14 अकल्ट साइंसेस अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ। मैनी कंग्रेचुलेशंस। एक दो भी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो 14 तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एंड सर बेसिक की जैसे कि आप बात कर रहे थे कि 25 साल, अब जैसे कि आपने बताया आपको भी होने वाले हैं। 14 जो किताबें हैं वो एक ही रूफ के अंडर आप लेके आए। तो बेसिकली स्टडी एंड डिग्रीज़ का क्या हिसाब रहता है एस्ट्रोलॉजी में, कि क्या इसकी पर्टिकुलर स्टडी होती है, कैसे आपने शुरू किया, क्या आपने पढ़ाई की? देखो, ज्योतिष जो है ना, मुझे लगता है कि ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है। ठीक है, इसमें ये ऐसी स्टडी है जो एक सागर की तरह है, समुंदर की तरह है। जितना बढ़ते जाओ उतना ही आपको लगता है कि शायद कम है। तो क्योंकि हम लोग साइंस ग्रेजुएट हैं और साइंस बैकग्राउंड होने के कारण हर एक चीज में एक लॉजिक ढूंढते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी जब हम आए तो नो डाउट, क्योंकि हमारी फैमिली में ये चीज थी, हिस्ट्री में थी, लेकिन क्योंकि लॉजिकल माइंड है तो इसलिए हर एक चीज जो है वो कैलकुलेशंस और पूरा रिसर्च की इस चीज के ऊपर कि एक्चुअली में ज्योतिष जो है वो क्या है और लोगों की हेल्प अगर हम कर सकते हैं तो वो किस तरह से की जा सकती है। नो डाउट किसी चीज को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्मास जो है उनको पॉजिटिव करके हम अपनी जो नेगेटिव अगर कोई चीज हमारे साथ है तो उसको काफी हद तक ठीक या पॉजिटिव जरूर कर सकते हैं। ये चीज तो 100% है।
और इसके लिए फिर हमने बहुत सारी स्टडीज करी। सबसे पहले तो जैसे साइंस ग्रेजुएट जैसे मैंने बताया आपको वो तो मैं हूँ, और साथ ही बीएड करी है, एमए करी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैं शादी के बाद इनसे जुड़ी और घर का एनवायरनमेंट देखा ऐसा, तो उसके साथ साथ ज्योतिष में स्टडीज करी, उसमें डिग्रीज ली। ज्योतिष विशारद है मेरे पास, ज्योतिष पराशर है, ये सब। और वास्तु में जो डिग्री करी उसमें जयपुर से आईकास से करी, और उसमें गोल्ड मेडल है। और उसके बाद रेकी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगता था कि हेल्प कर सकती हैं इन चीजों को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए। लाइफ में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो ग्रोथ कहाँ पे स्टक कर जाती है लोगों की, उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं लोगों को और भी ज्यादा उस चीज से निकलने के लिए। तो ये सब चीजें जो हैं वो करके लोगों की हेल्प कोशिश करते हैं करने की। एंड जैसे कि हर फील्ड में ही है कि ग्रो करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग करनी पड़ती है, तो इसमें भी बेसिकली वही आज तक कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी एक समुंदर है। कई बार क्या होता है कि आप, फैक्ट है जो साइंस है कि आप जैसे समुद्र की गहराई को नहीं माप सकते, तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर कोई कहे कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ, तो एक उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वैसे तो किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो उसको कहना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर आप शास्त्रों में जाए ना, तो बृहस्पति ग्रह जो हैं वो अपना जो एक चक्कर है वो 12 से 13 साल में पूरा करते हैं आपकी कुंडली में। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कहता भी है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो कम से कम उससे 12 से 13 साल का उसका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही उसको कहना चाहिए कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। जब तक बृहस्पति देव अपना एक चक्कर पूरी कुंडली में पूरा नहीं कर लेते, वैसे तो एस्ट्रोलॉजर को इस बात का भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन ये एक रूल है कि अगर आपको अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहना है, तो आजकल काफ़ी अपकमिंग न्यू जनरेशन बच्चे सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो 12 साल से पहले तो कम से कम अपने को कहे ही ना कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। क्योंकि तपस्या है, मुझे लगता है ये चीज एक तपस्या है कि आप वाकई में अगर इस चीज से जुड़े हुए हो तो आपको डीप जो है ना नॉलेज, जैसे कहते हैं ना ज्योतिष को साधना पड़ता है, और वो साधना जो है वो ऐसे ही नहीं आ सकती है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पहले तो फोकस्ड होना पड़ता है, और हर एक चीज जो है उसको अपने कहते हैं ना ब्लड में लेकर आना पड़ता है। फिर आपके वो कहते हैं ना जुबान के ऊपर सरस्वती बैठती है, उसके बिना नहीं हो सकती वो चीज। एंड आई थिंक जैसे हर फील्ड में भी वैसे ही कहते हैं कि जब आप ये मान लेते हैं कि आपको आ गया सब कुछ, तो उसके बाद तो आपका वैसे ही लर्निंग पीरियड ख़त्म ही हो गया, क्योंकि वो अभिमान आ गया आपके अंदर कि नहीं मुझे तो अब सब आता है। तो वो चीज़ तो वैसे भी कभी भी नहीं आनी चाहिए। एंड एस्ट्रोलॉजी तो वैसे ही एक ऐसी चीज़ है कि आपने लोगों को आइदर आपका माइंड उनका पॉजिटिव भी कर सकते हो या कहीं ना कहीं उन्हें डरा भी सकते हो, तो एटलीस्ट आपके पास उतनी नॉलेज तो। जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है ना, तो सभी को नेम एंड फेम चाहिए, और काफ़ी लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ना एक इजी माध्यम है, आसान माध्यम है नेम एंड फेम के लिए। अगर आप हिंदू कल्चर, सनातन धर्म की पावर को देखें तो इतने पुराण है, ऋग्वेदा है, अब उसके 4 पार्ट है, 1400-1500 पेज का एक वेद है। मेरे ख्याल से बहुत कम एस्ट्रोलॉजर ने वो पढ़ा होगा। नारद पुराण 1200-1300 पेज की है, वो नहीं पढ़ी। और हर एक श्लोक जो है, मुझे लगता है जो भी श्लोक पराशर में है या ज्योतिष में है, एक एक वर्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू है, एक एक वर्ड का कुछ मीनिंग है। तो हम लोग कहाँ, अभी तो हम लोग खुद सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो और भी हमें लर्न करनी है, सीखनी है, बट स्टिल काफी कुछ है जो हम करते हैं, और नया नया जो भी रोज सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते इवन हैं। हमारे पास भी जो बच्चे सीखने आते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि आप अपनी रीडिंग हैबिट्स रोज की 1 से 2 घंटे जरूर दें, अपने सब्जेक्ट को लेके, हाँ। अपने शास्त्रों को पढ़ें। हमारे शास्त्रों में इतनी ताकत है, और इतना कुछ है उसमें छिपा हुआ, लेकिन वो क्या है कि सबको इजी चाहिए। तो लेकिन ज्योतिष क्या है, वो है रिसर्च, आपको डूबना ही पड़ेगा उसमें। एंड एक चीज़ और काफ़ी कहते हैं कि बहुत ही मतलब कि ज़्यादा सुनने को मिलती है कि सितारों का ये प्रभाव है, सितारों का वो प्रभाव। तो थोड़ा सा आसान भाषा में अगर हमारी ऑडियंस को बताना हो कि क्या इस चीज़ का मतलब होता है। हाँ, कई लोग बोलते हैं आकर कि कैसे ज्योतिष तो कुछ नहीं है, कैसे असर करता है ये हमारे ऊपर। लेकिन अगर सिंपल से सिंपल भाषा जो है वो यूज की जाए तो उसमें ये है कि जैसे हमारा कहते हैं ना बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, और इसी तरह से जो ग्रह हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं वो भी 5 तत्वों से बने हैं, और उनकी रेज, उनकी एनर्जीज जो है वो हमें इफेक्ट करती ही करती हैं। और ये चीजें ऐसे कहो कि जैसे
एक लॉजिक जो है ये हमारे शास्त्रों के ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करके वो शास्त्र बनाए हैं। और मैं कई बार बहुत हैरान होती हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, तो किस तरह से उनको पता चला कि मंगल जो ग्रह है वो रेड कलर का है, उसकी एनर्जीज जो है वो इस तरह की हैं, या कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट जो है वो बिना टेक्नोलॉजी के वो किस तरह से कर पाए। तो इतना सोचो कि कितनी ज्यादा उन्होंने तपस्या करी होगी उस चीज के लिए, या उस समय एनवायरनमेंट कैसा होगा कि उन्होंने ये रिसर्च कर पाए। तो ये कोई डिवाइन एनर्जी जो है वो है, जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, और चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन जो है वो है। ऐसे तो ईश्वर भी हम कहते हैं नहीं देखा हमने, लेकिन वो कोई ना कोई क्रिएटिव पावर जिसने हमें क्रिएट किया है वो है तो है ही है ना। तो इसलिए ये चीज भी एग्जिस्ट करती है और जैसे असर डालती है। रिसेंटली नासा ने 5 से 10 साल हुए होंगे बताया, हाँ, उन्होंने अपना जो भेजा एक उपग्रह मंगल पे, तो मंगल ग्रह लाल है। तो हमारी फैमिली में रेड बुक पिछले 70 साल से है। तो मेरी आज उम्र 50 साल की हो गई है। जब मैंने फर्स्ट टाइम रेड बुक पढ़ी थी तो मेरे फादर ने मुझे मंगल ग्रह पढ़ने के लिए दिया था। देन आई वाज 16 और 17, मैंने तब पढ़ा था कि मंगल ग्रह लाल है। तो आप सोचो कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना स्ट्रांग है। बिना किसी टेलीस्कोप के एग्जैक्ट दूरी दी गई है शास्त्रों में। अगर आप हनुमान चालीसा ही पढ़ लो तो उसमें एग्जैक्ट दूरी है सूर्य की, और कितने हजारों साल पहले हनुमान चालीसा लिखा गया। जब तुलसीदास जी ने क्या सोच के लिखा हनुमान चालीसा, उनको दूरी कैसे पता थी। तो दिस इज वेरी डिवाइन। एंड आई थिंक ऐसी चीज़ें हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई तब, बट वही जैसे आप कह रहे थे कि कितनी डिवाइन एनर्जीज थी उस टाइम पे कि हमारी तो इमेजिन। ऋषि मुनि पता नहीं, वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते थे, और उनके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स थी कि वो चाहे कहीं आ जा नहीं सकते थे, लेकिन एक दूसरे से बात करने के लिए वो जो अपने माइंड की पावर को यूज करते थे। जैसे आजकल हम रेकी भी बोलते हैं, जो हम लोग करते हैं वो भी चीज। तो ये चीजें हैं तो हैं। परफेक्ट। एंड अब जो रिसेंटली एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में कह सकते हैं हम आ गई है, वो है वास्तु। तो एक तो कि वास्तु और ज्योतिष का क्या रिश्ता है, वास्तु क्या होता है, थोड़ा सा हमारे को। पहले तो ये करेक्ट करेंगे आपको कि रिसेंट नहीं है वास्तु जो है ये भी उतनी प्राचीन है। मतलब अब की ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा लेटली आ गया है। हाँ, ये आप बोल सकते हो। अगर आप साउथ इंडिया में जाओ या राजस्थान चले जाओ, जहाँ पे इतने सारे जो महल या फिर मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं, स्पेशली यहाँ पे साउथ में, वो सारे जो हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो वो बहुत बहुत प्राचीन है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं था, लेकिन गोल्डन टेम्पल जिसका इतना नाम है, ये भी अगर हम इसकी वास्तु करें तो ये भी 100% वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जो 4 दरवाजे हैं या जो भी वहाँ का है, तो ये सब चीजें जो है तो प्राचीन ही है। लेकिन ज्योतिष और वास्तु, ये वो कहते हैं ना ट्विन सिस्टर्स होती हैं जैसे, या ट्विन्स होते हैं, ये वैसी ही चीज है। तो जितना इम्पोर्टेंट जो है वो ज्योतिष है, उतना ही वास्तु है। जितने 9 ग्रह जो हैं ज्योतिष में होते हैं, या वैसे 9 दिशाएं जो होती हैं ये वास्तु में होती हैं। तो ये इंटर कनेक्शन इनका है, 100% है। और ज्योतिष में क्या होता है कि आप एक जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ, वो एक कुंडली है और उसकी एक पिक्चर खिंच गई, और आपकी वो कुंडली जो है उसके ग्रहों को आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वास्तु में ऐसा होता है, आप जब घर बनाते हैं तो घर आपको खाली जगह है, आप अपने अकॉर्डिंग या पूरे 100% वास्तु यूज करके आप उसको अपने लिए और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे आपको रहना है, जिसकी एनर्जीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर करती हैं। तो ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे से पूरे इंटरलिंक्ड है। जैसे आप ज्योतिष में अगर बृहस्पति देव की बात करें तो आपके घर में वो ईशान कोण है। तो जो गुरु का स्थान है वो क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए। तो तभी हम जब घर डिजाइन करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर डिजाइन करते हैं कि वहां पे प्रभु का वास हमेशा रहे। लोग वैसे सभी जगह पे लाइट बंद करते थे, घर में मंदिरों में लाइट नहीं बंद करते। तो जो ईशान कोण है, जो बृहस्पति का कोण है, वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो इसलिए हम वहाँ पे मंदिर बना देते हैं। जैसे हम राहु की बात करें तो साउथ वेस्ट की बात करते हैं, या वेस्ट की बात करें तो शनि की। तो व्हेन वी डिजाइन वॉशरूम, सो वी डिजाइन अकॉर्डिंगली। तो ज्योतिष और वास्तु आपस में काफी रिलेटेड है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह खराब है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, तो आप उसके बर्थ चार्ट में से बता सकते हो कि आपके घर में वास्तु दोष कौन सी दिशा में होगा, और वो 100% वहीं पे होता है। ओके। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता अगर आप नॉर्थ ईस्ट, अगर आपने वहां पे अपना वॉशरूम दे दिया है
तो डेफिनेटली वो लॉस ऑफ फाइनेंस, लॉस ऑफ हेल्थ इन टर्म्स ऑफ कैंसर भी दे सकता है। और वो आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में जो है वो नजर जरूर आएगा कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जो है वो डिस्टर्ब है इनकी। मतलब घर में मंदिर कहाँ बनाना है, गेट कहाँ लगना चाहिए, हर चीज़ की इक्वल कैलकुलेशंस और इम्पोर्टेंस है बहुत इम्पोर्टेंस है। ज्यादा। यूजली तो निगलेक्ट ही आई थिंक कर देते हैं बहुत, अब तो वैसे चेंज हो गया। नहीं, अब तो मतलब हमारे पास इतने प्रोजेक्ट हैं, वो सभी वास्तु के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं। इवन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, घर, अब काफी लोग अवेयर हो गए हैं। सोशल मीडिया ने चलो इतना तो अवेयर कर ही दिया लोगों को। एक और सर चीज़ है कि ज़िंदगी में जैसे हम बात कर रहे हैं कि कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो एक शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से आता है पैसा। कि कहते हैं कि अब तो पैसे के बिना इंसान मर भी नहीं सकता सुकून के साथ, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो कैसे हमारे योग, हमारी कुंडली इस चीज़ में हमें बताती है, या कैसे हम इसे बेटर कर सकते हैं अगर करना हो तो? कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, ठीक है। जैसे जो सारा ज्योतिष है ये कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है, ये कर्मास थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है। और कुंडली में कुछ तो कर्मास के अकॉर्डिंग ही धन योग होते हैं, जैसे गज केसरी योग है। बहुत सिंपल चीज है ये कि बृहस्पति चंद्रमा का अगर कॉम्बिनेशन केंद्र में कहीं हो तो गज केसरी योग बनता है। और गज केसरी योग ऐसा होता है अपनी दशा में, अंतरदशा में वो बहुत सारा धन, सडन जो गेन्स है वो करवाता है। ऐसे लक्ष्मी योग होते हैं, महालक्ष्मी योग होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कर्मास के अकॉर्डिंग कुंडली में होती ही हैं। टाइम पीरियड तो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम जो है वो महादशा, अंतरदशा, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि योग है, कई बार वो दशा ही नहीं आती है तो आपको उसका फायदा ही नहीं होता। लेकिन योग है और अगर दशा या महादशा आ गई है तो उसका आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि गज केसरी योग की हम बात करें तो चंद्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन मिलकर अगर वो केंद्र में हो तो फर्स्ट हाउस में हो, फोर्थ में हो, सेवंथ में हो, 10th में हो, तो अब कई लोग आते हैं हमारे पास, वो बस ये देखते हैं कि हमारा तो बृहस्पति चंद्र इकट्ठा है, गज केसरी योग है। लेकिन वो अगर छठे घर में है, 8वें घर में है या 12वें घर में, तो वो गज केसरी योग नहीं है, फलित ही नहीं हो रहा, फलित ही नहीं होना। अब उसके फलित होने के लिए बृहस्पति की या चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा आना जरूरी है। कि जब तक वो नहीं आएगी, अगर आपको दिल्ली जाना है तो जब तक आप दिल्ली वाली ट्रेन में नहीं बैठोगे तो आप दिल्ली नहीं जाओगे। आप उल्टा जम्मू की ट्रेन में बैठ गए तो आप दिल्ली तो फिर कभी नहीं पहुंचोगे। तो सेम दशा सीक्वेंस बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। सोशल मीडिया पे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, एक्चुअली वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो हर किसी को लगता है अच्छा मेरे सूर्य और बुध है, बुधादित्य योग है तो इसका तो मेरे को ये असर होना चाहिए, लेकिन होता है नहीं। लाइफ में चल रहा कुछ और होता है। तो इसका रीजन ये होता है कि दशा अंतरदशा ही नहीं है, टाइम ही नहीं आया अभी। एंड कई बार आई थिंक ये भी चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को शुरू करते हैं, कुछ चाहे नया बिजनेस शुरू कर दिया, जॉब चेंज हो गई कई बार, और चीज़ें धीरे धीरे बेटर होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं तो सराउंडिंग्स जो है, इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ें क्रिएट करता ही है कि हमारा माइंड तो लगता ही है उस साइड पर कि हाँ अब ये चाहे अब ज्योतिष कह लो, भगवान कह लो, कोई ना कोई तो इंडिकेट कर ही रहा है इस चीज़ को। कर्मा था ना, जो आपका पिछला जन्म है, आपने जो उसमें कर्म किए हैं, आपको इस जन्म में उसके अकॉर्डिंग फल मिलना ही मिलना है। तो कई बार आपके स्टार्स आपको डेलिबरेटली उधर ले ही जाते हैं जो आपकी डेस्टिनी है। तो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वो दिमाग उस साइड चलना शुरू हो जाता है, आपसे करवा ही लेते हैं, डिसीजन मेकिंग उसी हिसाब से हो जाती है। एंड एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा उसमें मार्गदर्शन जरूर कर पाती है कि आप किस फील्ड के लिए बने हो। मान लीजिए अगर आप पॉडकास्टिंग में है तो अगर आप इस फील्ड में हो और आप सक्सेसफुल हो तो इट मींस ये आपके लिए बना था। लेकिन कई बार लोग आते हैं ना, वो हमसे कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। तो समटाइम्स वी सजेस्ट सम प्रोफेशंस कि आपके अकॉर्डिंग, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इस फील्ड में होना चाहिए। ओके, आपका राहु बुध अच्छा होगा जरूर आपका। मैं क्योंकि दिखाऊंगा आपके आपको। फील्ड के लिए राहु और बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। वैसे जो है राहु से इंटर रिलेटेड ही कि राहु केतु या शनि देव का जो है वो बहुत माना जाता है कि नहीं जी राहु केतु खराब है, या जैसे अब 2024 था तो कहते हैं कि शनि देव का ये पूरा साल रहा है तो लोगों के जीवन में कठिनाई थोड़ी ज़्यादा रही है, बट जिन्होंने मेहनत की उनके लिए आगे बेनिफिट भी रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताइए कि ये चीज तो बिल्कुल ठीक है कि राहु केतु शनि, शनि जो होते हैं ना एक्चुअली, इनको जैसे कहते हैं ना जज होता है ना, जैसे अगर आप कोर्ट में जाओ तो सबसे ऐसा कोई इंसान जिससे आपको डर लगता है तो वो जज है, ठीक है। जिसको पता है कि कोई भी सबूत उसके सामने आए जैसे भी तो वो एक न्याय करेगा बहुत अच्छे से। तो शनि न्याय करने वाली प्लैनेट है।
तो अगर लाइफ में कुछ खराब किया है तो शनि ने उसका असर तो देना ही देना है, चाहे वो 2024 था जिसका नंबर 8 था, जिसमें ये चीज हुई, या फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसा होगा, तो जब भी शनि का टाइम आएगा या उसका प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा अगर आपने कुछ गलत किया है। अगर गलत नहीं किया, अगर अच्छा किया, फिर शनि से डरने की जरूरत ही नहीं है। जैसे और सेम ही राहु ये केतु के साल साथ भी है। है, मंगल का है मंगल का है। 2025, तो इसमें वही लोग सरवाइव करेंगे जो खूब मेहनत करेंगे, क्योंकि मंगल एनर्जी के प्लेनेट है। तो अगर आप एनर्जी कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, डिसिप्लिन है, मंगल डिमांड से डिसिप्लिन, अगर आपने कमिटमेंट लेवल किया है तो आप हम इस टाइम पे आ जाएंगे, तो वो डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, तो वो आपको रखनी पड़ेगी। हाँ, मंगल का ईयर है तो थोड़ा सा केयरफुल भी होना पड़ेगा कई लोगों को, मतलब दे शुड स्टे अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स, तीखी चीजों से दूर रहें। किचन में भी फायर में किचन में चोट लग सकती है चाकू से सब्जी काटते वक्त। ड्राइव करते समय स्लो ड्राइव करना चाहिए, इम्पेशेंट ना हो, इंस्टेंट रिएक्शन ना दें, हाँ तो उससे भी मंगल ठीक रहेंगे। हाँ, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, ये जरूरी है। एंड सर, अगर कहते हैं कि पैसे की बात की हमने, फेम की भी हमने बात की, तो क्या वास्तु भी इसमें जो है वो हेल्प करता है कि फेम एंड रिच अगर हमें बनना हो? हाँ बिल्कुल हेल्प करता है, वास्तु तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बल्कि वास्तु में क्या है, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि 12-14 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेम और फेम सबसे पहले आता है, और नेम और फेम जो है सबसे पहले आप मुझे बताइए, नाम और नेम और फेम कैसे मिलेगा? सब आपका चेहरा, आपकी जो एक एनर्जी है वो आपको नेम और फेम देगी, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि मिस्टर गंभीर जो है वो कौन है, वैशाली कौन है, रोहित कौन है? तो ये चेहरा आपका, तो वो जो चेहरा है अगर हम वास्तु में देखें तो वो है मेन गेट। अगर किसी का मेन गेट किसी भी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि ईस्ट फेसिंग घर है, नॉर्थ फेसिंग घर है, कहीं पे भी मेन गेट होगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर ग्रिड्स होती हैं, पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे अगर आपका मेन गेट होगा तो नेम और फेम बहुत अच्छा मिलेगा। और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेन गेट। अगर वो सही है तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव करेंगे और नेम और फेम बहुत अच्छा होगा। सही वाला होगा, बदनामी वाला नहीं होगा, सही वाला होगा। क्योंकि फेमस तो खराबी में होती है, वो भी होती है चीज ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, कुछ नाम तो हुआ। ठीक है, जोन जो होती हैं वास्तु में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी जोन में क्या दे रहे हो। आपने हल्की सी छेड़खानी जोन के साथ की, हम रोज ही देखते हैं अपने फील्ड में, लोग गूगल से सर्च करके आते हैं, और वो मतलब अब ब्रह्मा जी ने ये निर्धारित किया है कि इस बंदे का खराब होना है, तो कई बार हमें लगता है ना, अच्छा कोल्ड ही हुआ है तो ये मेडिसिन खा लो, सिर दर्द हो रहा है डोलो खा लो, तो लेकिन हर मेडिसिन हर चीज के लिए नहीं बनी। तो वास्तु में मतलब जो डायरेक्शन है उनके साथ छेड़खानी करना काफी महंगा पड़ सकता है। अगर अच्छे तरीके से यूज की तो नेम एंड फेम आना ही आना है, अदरवाइज जा भी सकता है। और आधा बेड़ा गर्क तो कहते हैं कि गूगल नहीं करती। गूगल कर चुका है, आधा नहीं, मुझे लगता है ज्यादा ही करा हुआ है, पूरा ही कर दिया। एक्चुअली हर चीज़ में, चाहे पॉडकास्ट पे डॉक्टर्स आए हैं, चाहे कोई भी आया, उन्होंने हर किसी का यही रहा है कि ज़्यादा समझदार लोग खुद ही हो गए हैं हर चीज़ को लेकर। हल्का सा जुकाम को भी गूगल पे सर्च करते जाओ, 1 पेज 2 पेज 4 पेज के बाद वो कैंसर पे खत्म पे ले आएगा। बिल्कुल ठीक है ना, वो साइनस कैंसर पे ले आएगा। आपको हल्का सा कोई अल्सराइटिव है तो वो भी स्टमक कैंसर पे ले जाएगा, बल्कि और डिमोरलाइज हो जाते हैं फिर लोग। तो हम तो लोगों को कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए 12 साल लगते हैं। आप एक 12 मिनट की गूगल हिस्ट्री लेके आगे हो तो यू कैन नॉट बी ए कंसल्टेंट। एग्जैक्टली। डॉक्टर 10 साल लेता है डॉक्टर बनने में, अब गूगल से पढ़ के चले जाओ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड वास्तु की सर जैसे बात कर रहे हैं मैम, तो कहते हैं कि पंच तत्व की भी हमने बात की, और अगर धरती की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी का रोल रहता है, तो वास्तु में उसका पानी का भी कोई रोल डेफिनेट है? पानी का बहुत ज़्यादा रोल है। पानी जो है ये जल देवता है, वरुण देवता है ये, और वरुण देवता जो है ये पानी हमारी अच्छा, और देखो हमारी बॉडी में भी तो 70% वाटर है, ठीक है, 70% वाटर है, और चंद्रमा के पास इतनी ताकत है कि वो समुद्र के पानी को ज्वार भाटे से खींच सकता है। इसीलिए चंद्रमा जो है वो पानी का कारक प्लैनेट भी है, और हमारी लाइफ में, हमारे माइंड पे, हमारी डेली के जो काम है
उस पे चंद्रमा बहुत ज्यादा और पानी का जो लेवल है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे माइंड में जो स्टेबिलिटी और कहते हैं ना कि अनस्टेबिलिटी हो गई है, वो भी डिपेंड करती है चंद्रमा की मूवमेंट के ऊपर। और अगर वास्तु में देखा जाए तो सबमर्सिबल जो वास्तु का सोर्स है, जो पानी का सोर्स है सॉरी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पानी की जगह यानी सबमर्सिबल सही है, ठीक जगह पे है, तो वो आपको करोड़ों या लाखों अरबों की टर्नओवर भी दे सकती है, लेकिन मेजर हेल्थ इश्यूज भी दे सकती है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम दे सकती है, हार्ट इश्यूज दे सकती है। सबसे ज्यादा बॉडी में जहां पानी रहता है, हमारी बॉडी में स्टमक है, उस तरह के इश्यूज भी दे सकती है। तो पानी जो है वो करोड़ों की टर्नओवर तक लाने का उसमें है कैपेबिलिटी, और बहुत ज्यादा डाउनफॉल जो है वो भी वो ला सकता है। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम घर डिज़ाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं 81 पद वास्तु, जो हमारे शास्त्रों में दी गई है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जब आप मान लीजिए 81 पद का मीन 81 जोन्स, तो जब हम घर डिज़ाइन करते हैं उसको 81 जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए अगर 300 गज का प्लॉट है तो उसको आप 81 जोन में डिवाइड करोगे तो कितना माइन्यूटली एक एक जोन आपके कंट्रोल में है। और सबमर्सिबल आप 81 जोन में से सिर्फ 3 जोन में लगा सकते हो। अच्छा, हाँ जी, 78 जोन में आप सबमर्सिबल इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। लोगों का जहां दिल करता है, जब दिल करता है वो सबमर्सिबल ठोक देते हैं। अच्छा, अब लोगों को इतना पता है नॉर्थ ईस्ट में सबमर्सिबल होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट तो वास्तु पुरुष का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो अगर आपने ये भी लगा दिया तो आपने सिर के ऊपर ही ड्रिल कर दी, तो उसमें भी एक जोन होती है जहां पे नॉर्थ ईस्ट में वो बचाना पड़ता है, बड़ा मैन्यूटली ढूंढना पड़ता है। अब कंसल्टेंट, वैसे तो स्टंट कितने का है हार्ट में जो स्टंट पड़ता है, मैं कहता हूँ चलो 5000 का होगा, तो डॉक्टर 2.5 लाख क्यों लेता है? वो स्टंट डालने के लेता है। तो वास्तु कंसल्टेंट अगर फीस लेता है ना, तो वो इस बात की फीस लेता है कि सही जगह पे कहाँ पे कौन सी जोन में देना सबमर्सिबल। हाँ, तो सबमर्सिबल का सही पोजीशन पे सही मुहूर्त में जाना जरूरी है। अब नॉर्थ ईस्ट में पढ़ लिया जी, नॉर्थ ईस्ट में आएगा कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है, मान लीजिए आपने 1000 गज की कोठी बना ली, ठीक है, अब उसमें नॉर्थ ईस्ट के पास जो एरिया आ गया वो मान लो आ गया 25 फुट, 25 फुट में कहाँ पे लगाओगे? तो सबमर्सिबल बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट, पानी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और वास्तु कंसल्टेंट और ज्योतिषी जो है ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब किसी को सही गाइड करना है ना, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ऐसे ही नहीं किसी को कुछ भी हम बता सकते, ठीक है। तो ये जिम्मेवारी जो है, मतलब ऐसे ही नहीं है कि मुंह उठाया और बता दिया सारा कुछ। उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा आपको लोगों को लगता है कि वास्तु कंसल्टेंट ऐसे इतनी फीस ले रहा है, हमने तो गूगल में पढ़ लिया नॉर्थ ईस्ट में आना है। वो उसके रिजल्ट जब 3 साल बाद खराब आते हैं तब लोग फिर वापस आते हैं, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। फिर वो 31,000 नहीं बचता, फिर पता चलता है 6-7 लाख लग चुका है बीमारी के ऊपर। और उसके बाद जो नुकसान होता है कई बार, जो नुकसान हुआ वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है कई बार। समटाइम्स इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि आपने सिर के ऊपर ड्रिल लगाई है तो नुकसान तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ये प्रूव चीजें हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसे ही है। बहुत सालों से जो हम ये वास्तु कर रहे हैं, वहां से हम लोगों ने ये वाकई में फैक्ट है कि अगर नॉर्थ वेस्ट का रूम है मान लीजिए, और वहां पे अगर कोई बच्चे सो रहे हैं तो वो पढ़ेंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए। वहां पे अगर आप अपने घर की अलमीरा बनाते हो जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी या अपना फाइनेंस रख रहे हो, तो वो टिकेगा नहीं। ये फैक्ट है, जो मर्जी, इसमें कोई भी सेकंड ओपिनियन नहीं है। इट इज यूनिवर्सल। वो कहते हैं ना थंब रूल, वैसी वाली चीज है, ये है तो है। एंड अगर लेट्स से कि हम बना बनाया घर ले रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बार आई थिंक फिर ये भी चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि अभी जब हमारा पॉडकास्ट शुरू हो रहा था तो उससे 1 मिनट पहले सूरत में अभी अपने क्लाइंट को मैसेज किया सेम, कि आपने जो अपने घर का नक्शा भेजा इसमें आपका किचन नॉर्थ ईस्ट का है और बेडरूम नॉर्थ वेस्ट का है, ड्रॉप द डील। तो ही सेड भैया डील बड़ी अच्छी मिल रही थी, तो आप फ्री में जहर थोड़ी खा सकते हैं। जहर फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी खा लें। वो सही है। तो आई जस्ट पॉडकास्ट शुरू होने से पहले 1 मिनट पहले ही मैंने उसको ये मैसेज ड्रॉप किया कि यू शुड नॉट टेक एनी इनिशिएटिव। नो डाउट कि वो नहीं कर सकता कि पूरा घर जो है वो बनाए, कई लोगों को बना बनाया लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, तो अगर आप किसी से कंसल्ट करके कि चलो हैं प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 1-2 अगर हैं तो इट्स ओके, उसकी कोई रेमेडी हो सकती है। कुछ मेजर इश्यूज हैं अगर वहां पे घर पे, तो फिर अपने पैसे जो है वो वेस्ट ना करने वाली बात हो जाएगी। थोड़ा रुक जाओ, 1-2 महीने, लेकिन अच्छी चीज लो।
एंड जैसे कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, तो वैसे तो कहते हैं कि हर ग्रह ही इम्पोर्टेंट है, बट कलयुग के हिसाब से या आज के टाइम के हिसाब से कोई ग्रह ऐसा जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगी पर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव? उसमें राहुदेव, क्योंकि इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये लाइट्स चल रही हैं, माइक है, आजकल वीडियो आपके कॉल्स कैमरा हैं, है, हाँ। वीडियो कॉल्स है, ये सब राहु के कंट्रोल में है। आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जितनी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी राहु के कंट्रोल में है। अब आप देखो टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से यूज करोगे तो वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, लेकिन इसका खराब यूज भी तो है बहुत ज्यादा। टीनेजर्स के लिए खराब है और भी लोगों के लिए कई। अब रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, 16 साल से नीचे के बच्चे सोशल मीडिया यूज ही नहीं कर करेंगे, सकते हैं। क्योंकि उन्होंने देख लिया है कई कंट्रीज काफी मतलब अच्छे इनिशिएटिव ले रही Aware हो हैं, रही हैं। अवेयर हो रहे हैं। तो राहु देव ऐसे प्लेनेट हैं, देने पे आए तो सब कुछ ही दे देते हैं, लेने पे आए तो सब कुछ ही ले जाते हैं। राहु देव इज द मेजर प्लेनेट इन कलयुगा। जो आपकी बुद्धि के ऊपर पर्दा डालते हैं वो, और अगर तो कहते हैं ना, जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं और धुंध है सामने, फॉग है, तो अच्छे से हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से वो ड्राइव कर लेते हो फॉग लाइट्स वगैरह जला के, तो नजर आ रहा आपको सामने क्या है। तो यही चीज है राहु। अगर तो आप राहु को अच्छे से यूज करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका खराब यूज है, हाँ, तो फिर। और कई बारी हम सुनते भी हैं कि नॉर्मल घरों में कि नहीं बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं था या करियर में अच्छा नहीं था, ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ, इसका दिमाग ठीक हो गया है, अब सारे कुछ करने लग पड़े। राहु की दशा खत्म हो गई। ये होता है, राहु की दशा जब आती है टीनेज बच्चों पे, कंफ्यूज, वो स्टडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। होते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के तरीके हैं बड़े अच्छे, तो हम गाइड करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए गूगल नहीं चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है हर ग्रह की अपनी अपनी एक वैल्यू है। अब जैसे कई लोग बृहस्पति जो प्लेनेट है उनको बहुत अच्छा मानते हैं जी, इससे ज्यादा शुभ प्लेनेट ही कोई नहीं है, गुरु जिनको हम बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसे भी कुंडलियां देखी हैं बहुत सारी, जिसमें बृहस्पति देव जो हैं वो जब अपना असली रूप दिखाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, तो गुरुओं का जो एक लेवल होता है वो अपना रुद्र रूप या रौद्र रूप जब दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर ग्रह। हाँ, पर आजकल के अगर टर्म में देखा जाए तो राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अगर आपको सही से चलते हो तो बहुत नेम और फेम दे सकता है, खराब करते हो तो डीप फेम भी कर सकते हैं। एंड कई बार हम ये भी देखते हैं कि ऑल ऑफ द सडन ही करोड़ों का लाखों का नुकसान हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके पीछे भी राहु का कह सकते हैं रीज़न है, या क्या उसके पीछे रीज़न होते हैं कि ऑल ऑफ द सडन ही बिल्कुल ही कुछ कई बार खत्म ही हो जाता है सब? हाँ, बहुत सारे रीजंस हैं वैसे तो, लेकिन राहु जैसे आपने नाम बोला तो राहु तो है ही है, क्योंकि राहु जो है जैसे बता रहे थे ना कि बुद्धि के ऊपर पर्दा डालने वाला प्लेनेट है ये। तो अगर बुद्धि पे पर्दा डलता है तो लोग बैटिंग में जाते हैं या कोई ऐसी और सट्टेबाजी करते हैं जहां पे उनको एकदम से तो लगता है कि बहुत सारा पैसा आ गया, और बहुत एक वो कहते हैं ना माइंड में एक डोपामाइन रिलीज होता है, बड़ी खुशी मिलती है कि अच्छा, और फिर एक नई और लगाने के लिए, हाँ, उनको लगता है। और राहु की महादशा में ऐसा होता है, लोग बैटिंग करते जाते हैं और जीतते भी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जो वो कहते हैं ना झाड़ू जैसे लगा के और वो सारा कुछ ले जाता है। तो इस तरह के केसेस भी होते हैं। अगर और राहु अच्छे हैं, 8वें घर में है, तो वही रिकमेंड कीजिए बंदा फोरेंसिक में चला जाए, रिसर्च में चला जाए, रॉ में चला जाए, FBI में चला जाए। तो राहु इतना अच्छा है कि दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर डिटेक्टिव। जितने भी अच्छे डिटेक्टिव हैं या जो हमारी कंट्री के एजेंट्स हैं जिनको हम रॉ में कहते हैं, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का भी टेवा देखोगे ना, तो यू विल फाइंड ए गुड राहु इन दैट, क्योंकि राहु बहुत ही रिसर्चिव प्लेनेट है। तो जितनी रिसर्च है वो भी राहु के कंट्रोल में है। तो अगर राहु अच्छा है तो आप जितने भी अच्छे देखोगे रिसर्चर हैं, उनका राहु बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, उनका राहु बहुत अच्छा है। डीप थिंकिंग क्योंकि करवाता है ना, ये ऊपर वाली जो नॉलेज है वो नहीं। अगर अच्छा राहु है तो वो आपको ऐसे हिडन सीक्रेट्स की तरफ लेके जाता है जो आम लोगों को आमतौर पे नहीं पता चलते। समझदार बेसिकली ज्यादा बनने में हेल्प करते हैं। बस ये राहु में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझना चाहिए। और वैसे तो कोई भी एनालाइज करना है, कोई भी प्रेडिक्शंस हैं, तो वो तो पूरी की पूरी कुंडली को देखकर ही होती हैं। लेकिन अगर ऑन एक नजर में देखा जाए तो राहु ये चीज करता है। एंड एक और मैं अगर इस टाइम की बात करूं तो ना बहुत चीज़ें जो देखने में आती है, उसमें से एक पॉइंट पर्टिकुलरली है
कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा खराबी आनी शुरू हो गई है, चाहे वो आफ्टर मैरिज डाइवोर्स है या बेसिकली भी जो रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो इसके पीछे भी कुछ डेजिग्नेटेड कारण अगर हैं? 100% है। वैसे तो हमारा इंडियन कल्चर जो है ये ऐसा नहीं है कि इसमें फिर भी अगर कंपैरेटिवली हम देखें बाकी यूरोप या वेस्टर्न कंट्री से तो उसमें कम है, लेकिन अब थोड़ा हो रहा है ये चीजें, क्योंकि हमारे कल्चर में जो एक है ना कि सिखाते हैं कि बहुत आपको एडजस्ट करना है, सब कुछ करना है, वो चीजें अभी भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है। और इसका रीजन है, अगर तो वास्तु से जोड़े तो बहुत सारे कपल्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में सोते हैं। एक डायरेक्शन है ऐसी जहाँ पे रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं रह सकते। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वहां पे आपको प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा नॉर्थ अगर है, वहां पे अगर किसी कपल का बेडरूम है तो वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक मेजर रीजन है। कुंडली में भी बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ चीजें जैसे कर्मास के अकॉर्डिंग है कि आपके प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हम रेमेडीज जो हैं वो बताते हैं और उससे इस चीज का असर मिलता है। जैसे 7th हाउस है, 2nd हाउस है, 11th हाउस है, इनसे रिलेटेड होती हैं ये चीजें। तो बट वास्तु में नॉर्थ वेस्ट जो है वो बहुत एक बड़ा रीजन है। ज्योतिष में क्या है ना कि जैसे कि रिलेशनशिप 7th हाउस का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। जरूरी है। 7th हाउस इज बेसिकली योर ओपोनेंट। तो ओपोनेंट मतलब आप जिससे शादी कर रहे हो तो वो भी ओपोनेंट में ही आता है। पार्टनरशिप देखते हैं तो वो भी 7th हाउस से देखते हैं। तो 7th हाउस का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है आपके बर्थ चार्ट में, लेकिन वो आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है ना कि आपके कुछ डीड्स हैं जो आप अपने एफर्ट्स से डालते हो, तो वो काफी हेल्पफुल होते हैं एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो लेकिन एक 7th चीज हाउस होती का है ना, हाँ, जैसे हम लोग बताते हैं कि शादी से पहले अगर कोई रेमेडी की जाए तो उसका बेनिफिट ज्यादा है। मान लो किसी की कुंडली में कोई ऐसी योग है कि शादी में प्रॉब्लम आएगी, तो अगर बिफोर मैरिज उसकी रेमेडी कर ली जाए, जैसे किसी का रोका हुआ या एंगेजमेंट हुई उसके साथ ही कुछ रेमेडी कर ली जाए, तो आफ्टर मैरिज जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनमें काफी कमी आ जाती है। ये चीज है। तो जो अगर बिजनेस में भी बात करें, जो पार्टनरशिप वगैरह में हमने तो उसमें भी कई कई कॉम्बिनेशन ऐसे होता है ना, कई बार बर्थ चार्ट ही ऐसा है कि आपको करनी ही नहीं है पार्टनरशिप, हाँ, वो सूट करेगी नहीं आपको, करेगी नहीं। ठीक है। तो वो हम फिर अकॉर्डिंगली रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो उससे थोड़ा बहुत बचाव जरूरी हो जाता है। अनदर थिंग कि जो डेफिनेटली है वो गेन काफी टाइम से, बट अगेन बहुत अब सोशल मीडिया के कारण ट्रेंडिंग में न्यूमरोलॉजी, चाहे नाम बस बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है इस चीज का, तो थोड़ा सा वो भी सिंपल लैंग्वेज में हमें बताइए। न्यूमरोलॉजी मैं सिखाती भी हूँ, न्यूमरोलॉजी, और मैं जब भी सिखाती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है ना, ये नंबर्स जो है ना, ये एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज्यादा छेड़ा नहीं गया, लेकिन नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। चाहे वो हमारी एज का नंबर है, चाहे हम क्लासरूम में हमारा कोई रोल नंबर था, अगर हमारी गाड़ी का कोई नंबर है, सपोज बहुत सारी गाड़ियां हैं, सेम कलर की गाड़ी, हम कैसे पहचानेंगे हमारी गाड़ी है, तो वो नंबर से पता चलती है। तो नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे लाइफ में लकी नंबर्स हैं उनको यूज करके नेम न्यूमरोलॉजी में या फिर अपने मोबाइल नंबर में यूज करके सिग्नेचर्स जो हैं उनको चेंज करके हम अपने लक को बढ़ा सकते हैं। ये फैक्ट है कि एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष जो है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम हॉरोस्कोप चेक करते हैं या वास्तु चेक करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो आपको और आगे जाने में कैटलिस्ट की तरह जो है वो प्रभाव डालती है। इसलिए न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग अगर आप देखो बॉलीवुड में जिन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं और उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है, अगर आप रिसर्च देखो तो। अजय देवगन ने रिसेंटली चेंज किया है, हाँ, तो देवगन में वो अब ए नहीं लगाते। हाँ, आप अभिषेक बच्चन ने चेंज किया रिसेंटली, अभिषेक ए बच्चन शुरू कर दिया उन्होंने। नुसरत भरूचा ने चेंज किया है, किरण खेर ने किरौन खेर किया है, तो काफी सेलिब्रिटीज ने अपने नाम चेंज किए हैं। आयुष्मान खुराना, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना तो वो क्या बोलेगा, यार मुझे हनीश से बात करनी है, तो वो अच्छा उसका कांटेक्ट नंबर है, तो दे विल डिमांड योर कांटेक्ट नंबर। तो आपका मोबाइल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हम सही कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना व्हीकल का नंबर सही से चूज कर लें। वो भी बहुत ट्रेंड है कि बहुत यूनिक। वो कई लोग आते हैं हमारे पास और हम रिकमेंड करते भी कि आपको गाड़ी का नंबर कौन सा लेना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए। अब कई लोग कोशिश करते हैं, अच्छा फ्लैट नंबर पॉसिबल नहीं क्योंकि घर में 6 मेंबर हैं, तो 6 के लिए अलग अलग है, तो हम कहते हैं कि नहीं, घर के ऊपर मत जाओ, घर जो नंबर मिल रहा है वो ले लो।
ठीक है, हाँ, लेकिन आपके जो पर्सनल मोबाइल नंबर हैं, आपका गाड़ी का नंबर है, आप उसको चेंज कर सकते कोई आपकी इम्पोर्टेंट डील है, कोई आपकी मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, तो वो आपको मंथ की कौन सी डेट पे करनी चाहिए, तो ये सब चीजें हम उनको गाइड करते हैं और उनका डेफिनेटली बेनिफिट होता है। ओके। एंड नेम न्यूमरोलॉजी की भी हमने बात की साथ में, वो भी कि कार्स के नंबर हो गए, चाहे कि फ़ोन का नंबर हो गया, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्स का भी आई थिंक हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड है, चाहे बॉलीवुड में भी है, चाहे नॉर्मल लाइफ में भी है, कि शाहरुख खान का भी आई थिंक जो है उन्होंने फेवरेट जो अपना नंबर है उसकी ही नंबर प्लेट रखी हुई है। एक सर और कि ब्रह्म स्थान की थोड़ी सी आई थिंक हमने बेसिक बात की, बट अगर डीपली बताना हो तो ब्रह्म स्थान का वास्तु में क्या उसका रिश्ता है और क्या इम्पोर्टेंस है? ब्रह्म स्थान जैसे घर का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वो ब्रह्म स्थान है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हमारी नेवल का प्लेस है, वैसे ब्रह्म स्थान है। तो नेवल इतना इम्पोर्टेंट जगह है, ठीक है, बर्थ होता है तो वो नाड़ वहीं से काटते हैं। इसी तरह से ब्रह्म स्थान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी हेल्थ इशू मेजर अगर कोई आता है तो वो ब्रह्म स्थान से भी आता है। अगर किसी के ब्रह्म स्थान में सबमर्सिबल है, कोई पिलर है, कोई कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, इवन कोई दीवार भी अगर वहां पे है सेंटर में, घर के बिल्कुल पर्टिकुलर सेंटर में, तो वो हेल्थ इश्यूज देता है बहुत मेजर, डीफेम कराता है। इवन वो कहते हैं ना कुल का नाश, तो कुल का नाश करने की कैपेसिटी ब्रह्म स्थान खराब अगर कुल हो का तो नाश उसमें हम जब है। लेते हैं तो उसमें हम कंसिडर करते हैं बेटा, तो घर के बेटे को काफी सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ब्रह्म स्थान, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, वो ब्रह्म स्थान दूषित करवाया गया था। श्री कृष्ण जी ने करवाया था, जानबूझकर। मयासुर से करवाया था, क्योंकि उनको पता था विश्वकर्मा जी छेड़खानी नहीं करेंगे वास्तु के रूल के साथ, क्योंकि वो बहुत बड़े एक टीचर भी थे, गुरु भी थे। तो उन्होंने एक राक्षस की ड्यूटी लगाई, मयासुर, क्योंकि राक्षस ही एक खराब काम कर सकता है, गुरु नहीं करेगा, देवता नहीं। हाँ, इंद्रप्रस्थ बना था, तो उन्होंने मयासुर को बोला था कि आप इस महल का आप ब्रह्म स्थान दूषित कर दो। तो उन्होंने उसमें पानी भर दिया था, लेकिन वो डिजाइन इस हिसाब से किया था कि पानी नजर ना आए, वो फ्लोर लगता था। तो जब दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा, तो वहीं से महाभारत शुरू हुई। तो वो ब्रह्म स्थान दूषित था। तो जब हम घर बनाते हैं, आजकल घर छोटे बनते हैं, 100 गज के भी हैं, 150 गज के भी हैं, तो लेकिन एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट ही ब्रह्म स्थान को बचा सकता है। अगर अदरवाइज आपने पिलर दे दिया, कोई सीढ़ी दे दी, कोई दीवार दे दी, तो हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या कैंसर, ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो ब्रह्म स्थान वास्तु में 14 पॉइंट्स हैं, तो उनमें से जो सबसे मेजर है वो ब्रह्म स्थान भी एक है। क्योंकि ब्रह्म स्थान जो दिशा है ना, ये आकाश है, तो आकाश वाली जो दिशा होती है ना, उसको ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। पुराने जमाने में आप देखो, जैसे पुराने जमाने में वो तुलसी लगाते थे लोग घरों में, वो घर के सेंटर में तुलसी लगी थी, उसको जल देते थे, आंगन जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके फेरे लगाते थे जल देते हुए। तो ब्रह्मा जी का स्थान है, आकाश का स्थान है। तो वो आजकल घर छोटे हैं, शहरों में हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट तभी हो सकता है जब वो ब्रह्म स्थान को भी बचा ले, चाहे वो 100 गज की जगह हो। तो कई बार हमें लोग बोलते हैं कि आपने रूम छोटा कर दिया, वो हमने छोटा नहीं किया होता, हमने ब्रह्म स्थान बचाया होता है। लेकिन अब लोग देखते हैं डिजाइनिंग, यार कमरा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता तो मजा आ जाता। पर हम बिल्कुल भी इस चीज लेकिन हम रिजिड है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं क्लाइंट के साथ करते। लड़ते हैं, तो हम फिर क्लाइंट को समझा रहे हैं कि वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, हम आपके साथ लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे आपके साथ, आपकी फैमिली के लिए ही आपके साथ फाइट कर रहे हैं कि आपको इन फ्यूचर ये ट्रबल आएगी। आज आपको लग रहा है कि 1 फुट छोटा है, जैसे मैंने कहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी कि हम गलत नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना भी क्यों ना कहे। एंड हमने सर और मैम सनातन की भी बहुत बात की, हमारे शास्त्रों की बात की। एक चीज़ उसके रिलेटेड ही अभी जो है वो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो थोड़ा सा हमें बताइए कि महाकुंभ की इम्पोर्टेंस एंड बेसिकली कुंभ और महाकुंभ में क्या फ़र्क होता है? देखो, कुंभ जो है, कुंभ घड़ा है, घड़ा जिसमें पानी होता है, तो नेचुरली इसका मीनिंग जो है वो पानी के साथ जुड़ा है, जल के साथ जुड़ा है, और जल ही जीवन है। जल जो है वो वास्तु में भी इम्पोर्टेंट है, हमारे शास्त्रों में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और महाकुंभ जो आजकल चल रहा है, जैसे 12 साल के बाद, हर 12 साल के बाद कुंभ आता है, तो 12 कुंभ होते हैं, तो महाकुंभ आता है 144 साल के बाद। और अगर आप अभी तो न्यूज़ में सुन रहे हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वहां जाके अगर देखा जाए तो वो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है,
उसका एक प्राचीन जो रूप है वो वहां जाकर हमें देखने को मिलता है। हमारे साधु संत महात्मा ज्योतिष जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष हमें वहां जाकर मिलती हैं कि वाकई में ही हमारे साधु संत महात्मा जो हैं वो अपने बॉडी के उस लेवल को ऊपर जा चुके हैं जहां पे हम सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा काम करके हम थक जाते हैं, थोड़ा सा हम एनर्जी लगाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने माइंड को इस तरह से फोकस करा हुआ है साधना कर करके कि हम सोच भी नहीं सकते। तो जहां पर एक तरफ इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच चुका है, इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी जो है वो एक अलग लेवल पे जा रही है। महाकुंभ एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें भारतीय संस्कृति का एक ओरिजिनल रूप जो है वो देखने को मिलता है। आप कभी गए हैं इलाहाबाद, प्रयागराज गए हैं कभी? नहीं, मैं नहीं। अगर आप कभी कुंभ में जाओ प्रयागराज, वहां पे ये मेला लगता है हमारा जो प्रयागराज में वहां पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां आपस में एक जगह पे मिल जाती हैं। तो मैंने व्हेन आई वाज इन 12th तब मैं वहां पे गया था। तो आपको एक तरफ से वो धारा नजर आएगी वो सफेद कलर की, बीच में हरी और एक तरफ हल्की सी ब्लू, वो तीनों आके मिलती हैं जहां पे उसका संगम होता है, उसको प्रयागराज बोलते हैं। तो तीन महानदियों का, देवियों का जब संगम होता है, तीनों बहनों का जब संगम होता है तो लोग उसमें डुबकी लगाते हैं कि एक ही स्नान में हमें तीनों स्नानों का महत्व मिल गया। तो ये महाकुंभ भी ब्लेसिंग्स है। उस समय तो मुझे लगता है आजकल वहां पे जो एक एनवायरनमेंट है वहां पे ही एक भक्ति और एक अलग ही तरह की वाइब्स जो है ना वो मिलती है। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। हाँ, देखो बात करते करते ही हमें वहां की एनर्जी फील हो रही है, तो वहां पे तो बहुत लकी लोग हैं जो जा सकते हैं। जो जा रहे हैं वो भी लकी है। हाँ, हम तो बस फील कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि जरूर हम जाएं, लेकिन ये है कि ये भारतीय संस्कृति का ओरिजिनल जो रूप है वो है जहां जाके आंखें खुल जाती हैं कि वाह वाकई ये चीज भी है क्या। एंड आई थिंक जिनको मौका मिल रहा है उन्हें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही मज़ा आया आज, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी। बहुत सरल तरीके से हमने ट्राई की हर चीज़ को समझाने की। कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक तो अपकमिंग, जैसे आपने कहा आजकल बहुत यंग जनरेशन एस्ट्रोलॉजी में आ रही है, एक तो मैं चाहूँगा कि यंग जनरेशन को एस्ट्रोलॉजर्स जो अपकमिंग है उनको कुछ मैसेज एंड कुछ सिंपल उपाय या जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं टू हैव अ बेटर लाइफ। देखिए इसमें क्या है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो ग्रेजुएशन करते तो 3 साल की है, हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं 2 साल की है, तो हमें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में 5 साल लगते हैं। तो अगर कोई ये सोच के करे कि मैं 5 साल एस्ट्रोलॉजी सीख लूँ तो उसके बाद मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो वो बात गलत है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि आपको रोज पढ़ना है, ठीक है, आपको एक तपस्या करनी है अपने सब्जेक्ट को लेके। अगर हम इसको लेते हैं थोड़ा डीपली, अगर अपने करियर बनाना ही है तो रीडिंग हैबिट्स बहुत जरूरी है और पेशेंस बहुत जरूरी है। और ग्रह फिर आपसे खुद बातें करते हैं, अगर सही बात है वो खुद आपको गाइड करते हैं। एक कोटेशन है, इफ यू नो द लैंग्वेज ऑफ स्टार्स दे कैन स्पीक टू यू। और ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए सच्चाई, तपस्या, साधना, अपने आप को बहुत ज्यादा सात्विक रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना नहीं। अगर हम जैसे घरों में भी कुछ सिंपल रेमेडी करें तो तब भी हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। जैसे आप घर में पोछा लगाएं तो कभी कभी थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाल लें तब पोछा लगाएं। तो एक रॉक सॉल्ट लैंप आता है, वो आप अपने घर में जगा के रखें। घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो हम कई घरों में जाते हैं तो वो ना नहा के वॉशरूम से बाहर आते हैं, गीले जो तौलिए होते हैं वो दरवाजों के ऊपर टांग देते हैं। आप कई घरों में जाओ, दरवाजा बंद होता है, उसके पीछे वो कड़ी लगी होती है, उसके ऊपर कपड़े टंगे होते हैं। तो ये वास्तु दोष है। तो आपको अपने जो कपड़े हैं वो स्टोरेज में रखने चाहिए, अपने बेडरूम में बिखेर के नहीं रखने चाहिए। अच्छा एनवायरनमेंट रखना चाहिए। जूते चप्पल बिखरे नहीं होने चाहिए। ये चीज भी शनि जो है उससे खराब होते हैं। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे हैं, आप मेसी हैं, बिखरे होते हैं तो नहीं होने चाहिए। तो शनि को सही करो अपने को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। कि आपको भी मज़ा आया आज के पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे अगले एपिसोड के लिए भी, और इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा एंड तक। बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि रियल मीनिंग एस्ट्रोलॉजी का सबको पता चले कि क्या होता है। एंड अंटिल देन, थैंक यू सो मच।